हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ठीक है, सो अभी आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे। सो उसमें मैंने बात किया हुआ था, बीजेटी स्टार्ट किया जस्ट, और ट्रांजिस्टर के पूरा बेसिक्स हम लोग देखे, कैसे ब्रांच वोल्टेजेस होते हैं, कैसे ब्रांच करंट होते हैं, और किस तरीके से अपने पास ट्रांजिस्टर डिफरेंट टाइप के मोड्स में यहाँ पे काम करते हैं। और 4 मोड्स मतलब 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बताया था। और फर्स्ट था मेरे पास एक्टिव रीजन, ठीक है। नेक्स्ट था मेरे पास रिवर्स एक्टिव रीजन, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ रीजन एंड देन सैचुरेशन रीजन। ये मैंने 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन या आप बोलो ट्रांजिस्टर रीजन्स का मैंने पूरा डिटेल किया था। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप उसको पहले देखना, देन आप इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लो और लिखो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सो 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन अपने को पढ़ने हैं। और सबसे पहला अपने को देखना है यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पे? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन बेस मतलब इसको हम बोलते हैं यहाँ पे CB, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। जहां पे हम लोग 3 टर्मिनल में इसमें बेस टर्मिनल को यहाँ पे कॉमन करने वाले मतलब ग्राउंड, ठीक है। अगर इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, एक रफ फिगर, एक लेआउट तैयार करता हूं, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ये देख लो, ठीक। सो ये मेरे पास होने वाला है ये बेस जो कि कॉमन बनेगा, दिस वन, इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जैसा आप देख सकते हो, ठीक। या आप ग्राउंड नहीं भी करोगे, उससे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो अलग बात है, ठीक। लेकिन जो बेस है वो कॉमन बनेगा फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं इनपुट, और यहां पे होने वाला है मेरे पास आउटपुट। तो ये हो गया एमिटर टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल मेरे पास एमिटर टर्मिनल, और आउटपुट टर्मिनल पे अपन यहां पे देखने वाले कलेक्टर पे, ठीक है। तो ये मेरे पास बात हो रही है VEB, दैट इज प्लस माइनस। यहां पे मेरे पास बात हो रही है VCB प्लस और ये माइनस, ठीक। इनपुट करंट मेरे पास क्या होने वाला है? सर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एमीटर पे, तो इनपुट करंट होगा मेरे पास सर IE के फॉर्म में एमीटर करंट। आउटपुट की अगर बात करते हैं तो वो कलेक्टर पे अपन देख रहे हैं, सो ये हो जाएगा मेरे पास IC। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंट और फिगर एक फॉर्म करता हूं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देख लो, दिस वन। ये मेरे पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहां पे मैंने देखा ये हो गया एमीटर प्लस माइनस, ये हो गया बेस, दिस वन बेस, एंड दिस वन इज कलेक्टर प्लस माइनस VCB, ये, एंड दिस इज VEB। यहां पे करंट मेरे पास होने वाला है IE, और यहां करंट है मेरे पास IC। या फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको इसको फॉर्म करना है कुछ और भी वे से, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर कनेक्ट करता हूं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप के फिगर्स होते हैं, तो मैं वो सब फिगर के यहाँ पे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया, लेट सपोज मेरे पास ट्रांजिस्टर है एक NPN ट्रांजिस्टर, और NPN ट्रांजिस्टर का ये जो पार्ट आप देख सकते हो, ये बेस टर्मिनल है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास सर एमिटर टर्मिनल, और ये मेरे पास कलेक्टर। तो आप देख लो यहाँ पे, इसको मैंने एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये तो एमीटर, कलेक्टर और ये बेस आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉमन बना हुआ है फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास होने वाला है आउटपुट, और ये मेरे पास इनपुट, ओके। सो फिर से वो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, किसके लिए? सर NPN ट्रांजिस्टर की मेरे पास बात हो रही है, तो ये हो गया एमीटर करंट एंड दिस वन इज कलेक्टर करंट, ठीक। इस पे आप डायरेक्शन आप देख सकते हो, मैंने कुछ अपोजिट लिया हुआ है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब उससे अपने को फर्क अभी नहीं पड़ेगा, जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा डायरेक्शन आप कैसे देखने वाले हो, ठीक। तो देखो इनपुट और ये आउटपुट प्लस माइनस, ये बेस टर्मिनल कॉमन है VCB, एंड दिस इज प्लस माइनस VEB, ठीक। ये बेस टर्मिनल मेरे पास कॉमन हो गया है ना। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो इनपुट मेरे पास एमीटर पे लगा है और आउटपुट कलेक्टर पे लगा हुआ है। और आप लोग अगर देख रहे होंगे यहाँ पे सर करंट गेन के बारे में, अगर मैं करंट गेन की बात करूं तो एक्चुअली में क्या होता है कि भाई आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। गेन कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? सर आउटपुट बाय इनपुट लिखते हैं ना, ठीक।
तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सर आउटपुट में कौन सा करंट है, तो ये मेरे पास है कलेक्टर करंट और इनपुट में मेरे पास है एमिटर करंट। ठीक, तो कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट, इसका नाम होता है मेरे पास अल्फा डीसी। ये देखो कुछ लोग कुछ बुक्स में अल्फा ही शो करते हैं, मैं यहाँ पे अल्फा डीसी के फॉर्म में शो कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे लिखने का स्टाइल होगा अल्फा डीसी। समटाइम्स मैं इसको अल्फा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, नोटेशन से बस ये है ना। तो IC बाय आई ये मेरे पास हो गया करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे अपने सेमेस्टर से पढ़े होंगे क्या सर कि, या फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बेस टर्मिनल होता है, जो बेस रीजन की बात करते हैं, तो बेस रीजन जो होता है काफी थिन होता है, उसकी अगर मैं एरिया की बात करूं तो काफी लेस रखते हैं अपन। क्यों सर? क्योंकि जो एमिटर से चार्ज कैरियर्स कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो मैक्सिमम चार्ज कैरियर जितने भी एमिटर पे हैं वो के मैक्सिमम चार्ज कैरियर कलेक्टर पे मूव करें, मतलब उसका रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो बेस रीजन पे लेस नंबर्स में हो। तो इस केस के लिए यहां पे अगर मैंने एज्यूम किया कि लेट सपोज जो बेस करंट है मेरे पास उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है सिर्फ 2% ऑफ एमिटर करंट का, ठीक है, ऑफ ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, और बाकी कहां जा रहे हैं मेरे पास सर, बाकी कलेक्टर पे जा रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास सर 98% ऑफ IE। ठीक, अगर मैं परसेंट को यहां पे रिमूव करता हूं तो 0.02 IE लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसको लिखूंगा मैं सर 0.98 ऑफ IE। ठीक, अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास सर अल्फा डीसी इज इक्वल टू, सर IC की वैल्यू क्या है सर, IC की वैल्यू मेरे पास है 9.98 IE डिवाइडेड बाई IE। तो जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक रफ मैंने यहां पे लिया हुआ है कि अल्फा डीसी की जो वैल्यू है वो होती है 0.98। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इस फिगर को यहाँ पे, इस वैल्यू को याद रखना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने रफ यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है किसके लिए सर, कॉमन बेस करंट गेन। तो अल्फा डीसी मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे सर, ये मेरे पास है कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन। ठीक, जनरली अगर आप बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें जो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे जनरली जो आप बुक्स पढ़ते होंगे उसमें IB की जो वैल्यू होती है वो 1% से 5% ऑफ IE होती है। ये जनरली इस केस में ऐसा ही होता है कुछ, है ना, या 1% से लेके 10% तक की बात कर सकते हो। तो अगर IB 1 से 5% है तो भाई IC क्या होगा मेरे पास सर, IC यहां पे होगा 99% से लेके 95% तक का बात। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा डीसी मेरे पास कॉमन बेस करंट गेन है, इसकी वैल्यू जो होती है अल्फा डीसी, जनरली इसकी वैल्यू होती है सर 0.9 से लेके 1 तक का पूरा। सर ये 1 अपने को कब मिलेगा, जब मेरे पास यहां पे रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन वो लेस होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर IC जो है वो पूरा का पूरा, मतलब 100% ऑफ IE, अगर ये रखता है अपने आप में 100% ऑफ IE, सो इन दैट केस क्या होगा कि सर IB मेरे पास होगा 0% ऑफ IE। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि अल्फा डीसी की जो वैल्यू होने वाली है सर वो होगी मेरे पास क्या सर 100%, मतलब सर IE देख लो वहां पे, ये IC की वैल्यू क्या होने वाली है I के इक्वल, इसका मतलब इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि सर IC इज इक्वल टू IE। तो बेस करंट की वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज 0 इन बेस विड्थ। ओके, सो ये हो गया I, देन अल्फा डीसी की वैल्यू मेरे पास हो गई 1। लेकिन ये तभी पॉसिबल है मेरे पास जब यहाँ पे बीजेटी आइडियली बात हो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इस केस में IB को अपन यहां पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। किसको नेग्लेक्ट करके, ये देख लो। ठीक, तो जब भी किसी क्वेश्चन पे अपने पास बेस करंट की वैल्यू नेग्लेक्ट हो रही है तो आप लोग समझ लेना कि वो बीजेटी के वहां पे आइडियल केस की बात कर रहा है, और कंफर्म उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से जो करंट गेन निकल के आएगा उसमें अल्फा डीसी की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अदरवाइज अगर वो आइडियल नहीं है तो इन दैट केस आप बोलोगे कि सर अल्फा डीसी की वैल्यू 0.1 से 0.9 से लेके 1 तक के यहाँ पे रेंज में होने वाली है। ठीक, सो ये था मेरे पास पूरा डिटेल किसके लिए सर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सो नेक्स्ट अपन यहाँ पे मूव करते हैं और बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो।
सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में है वो मेरे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये देख लो, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सीई। ये ठीक। सो एक काम करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। सो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जैसा आप देख रहे होंगे। सो यहाँ पे मैंने कॉमन किया हुआ है किसको? सर एमिटर को। ये देख लो, ये एमिटर। उसके बाद अपन यहाँ पे लेने वाले हैं आउटपुट कलेक्टर साइड और इनपुट होगा मेरे पास बेस। ये बेस तरफ ठीक, प्लस और माइनस VBE एंड दिस वन इज प्लस माइनस VCE दिस वन। ठीक है, एक और फिगर की बात कर लेते हैं, है ना। सो एक और फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं आप लोग के लिए, आपको बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पे क्लेरिफाई होगा। और मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये देख लो, दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट? बेस टर्मिनल। प्लस और माइनस ये हो गया एमिटर टर्मिनल, ये आप देख सकते हो। ठीक, ये एमिटर मेरे पास। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं ये आउटपुट कलेक्टर। ठीक, तो जब मेरे पास यहाँ पे बात हो रही है बेस और ये एमिटर, दैट इज कॉल्ड VBE। जब बात हो रही है कलेक्टर और एमिटर के लिए तो VCE प्लस और माइनस। ठीक, ये सब कुछ। अच्छा, करंट्स की बात कर लेते हैं। सो करंट कैसा होने वाला है? बेस करंट होगा मेरे पास IB और इनपुट करंट, और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट मेरे पास IC। ठीक, यहां पे बात कर लेते हैं, सर ये हो गया IB और ये मेरे पास IC। चलो एक ट्रांजिस्टर का फिगर बनाते हैं और अच्छे फॉर्म में आप क्लेरिफाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, ये मैंने ट्रांजिस्टर का फिगर बनाया और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये क्या है मेरे पास? ये कलेक्टर, ये दिस वन इज बेस एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक, सो यहां पे आउटपुट हम क्या लेने वाले हैं? सर आउटपुट हम लेने वाले हैं कलेक्टर पे, और इनपुट कहां होने वाला है? सर बेस पे। तो देखो मैंने यहां पे कैसे कॉमन किया बेस को। ये कॉमन हो गया मेरे पास एमिटर, और एमिटर कॉमन हुआ तो यहां पे आप देखोगे प्लस और माइनस VBE, और यहां पे आप अप्लाई करने वाले हो इनपुट सिग्नल। ठीक है, और यहां पे आप लोगे कॉमन एमिटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट। ये लिया मैंने आउटपुट यहां पे, दिस वन। ठीक, तो आप देख सकते हो कि एमिटर किस तरीके से यहाँ पे कॉमन बनने वाला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं इसका, जैसे मैंने बात किया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस करंट गेन का, तो सेम एज इट इज यहां पे हम डिस्कस करेंगे वाले हैं सर कॉमन एमिटर क्या? करंट गेन। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉमन एमिटर करंट गेन के लिए। तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है सर बीटा DC। भाई करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट करंट मेरे पास है कलेक्टर करंट और इनपुट करंट मेरे पास है बेस करंट। तो भाई ये फॉर्मूला आप लोग अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे, मतलब सेमेस्टर में भी देखे होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे। सर बीटा की वैल्यू होती है IC/IB, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होते रहता है। बीटा इज इक्वल टू IC/IB। और जब हम लोग इसको H पैरामीटर के फॉर्म में बोलते हैं तो मैं इसको और भी फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड HFE। HFE होता क्या है अपने पास? HFE हम याद करो, आप लोग सेमेस्टर में पढ़ते होंगे या लिखते होंगे। सर HFE होता है क्या? कि सर H पैरामीटर और फॉरवर्ड करंट गेन। समझ में आ रही बात? ये HFE IC/IB, और समटाइम्स इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बीटा DC, और मैक्सिमम केस में यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होते रहता है। ठीक, सो बीटा DC की यहाँ पे बात हो गई है IC/IB, और आप लोग का मैंने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन लिखा हुआ है। IC की वैल्यू होती है और IB की वैल्यू, अगर मैं बोलूं सर IB की वैल्यू होती है 2% ऑफ IE एंड इट इज 90% ऑफ IE। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सर एमिटर करंट इज इक्वल टू होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये जानते हैं हम लोग। ठीक, तो चलो ना इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो IC की वैल्यू मेरे पास देखो क्या लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीटा DC का, तो IC की वैल्यू मेरे पास है सर 98% ऑफ IE डिवाइडेड बाई IB की वैल्यू है सर 2% ऑफ IE। तो इसको अगर मैं सॉल्व किया तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 0.98 IE डिवाइडेड बाई सर 0.02 IE। इसका मतलब कि अपने पास बीटा DC की वैल्यू आने वाली है 98/2, दैट मीन्स बीटा DC की वैल्यू हो गई 49। ये
सो जनरली अपने पास बीटा डीसी की वैल्यू जो है वो 50, 49 या 100, 200 इसके आसपास होती है, इस रेंज में होती है। लेकिन मैंने एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है और मैंने एज्यूम किया हुआ है, ये सब मेरे पास एजम्पशन पे लिखा हुआ है पूरा कैलकुलेशन, और मैंने एज्यूम किया हुआ है कि आई का जो 2% पार्ट है वो बेस रिकॉम्बिनेशन मतलब बेस करंट में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और 98% ये आप देख रहे हो आई का कलेक्टर करंट। ठीक, सो बीटा डीसी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 49 यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे कैलकुलेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक रिलेशन फाइंड करते हैं, द रिलेशन बिटवीन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, ये रिलेशन अगर अपन फाइंड करते हैं तो पहले तो आप ये बताओ कि सर यहां पे अल्फा डीसी क्या होता है। सर ये होता है आईसी बाय आई। ठीक, अगर मैं बीटा डीसी की बात करता हूं तो ये होता है मेरे पास आईसी बाय आई बी। ये अगर मैं दोनों के बीच का रिलेशन देखता हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा बीटा डीसी, ये देख लो अपने पास बीटा डीसी दैट इज आईसी बाय आई बी। इसको मैं चेंज कर सकता हूं या फिर आप क्या कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू होता है मेरे पास अल्फा डीसी सर आईसी बाय आई ई, ये आप लिखते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे बोला कि मैं अल्फा डीसी को यहां पे सॉल्व करने वाला हूं, अल्फा डीसी। सर आईसी की वैल्यू सेम रखने दो यहां पे, आई सर आई कितना होता है मेरे पास, सर ये होता है आई बी प्लस आई सी। पूरे मैंने यहां पे जो टर्म्स है उसे आईसी से डिवाइड कर दिया, या फिर आप आईबी से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा अपने पास, सर बीटा डीसी और अल्फा डीसी के बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो कंफर्म है कि बीटा डीसी का जो रेशियो होता है आईसी बाय आईबी, उसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरे पास सर आईसी बाय आईबी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आईसी बाय आईबी। तो मैंने पूरे टर्म्स को यहां पे आईबी से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास बीटा डीसी डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा डीसी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, और वो रिलेशन क्या आ रहा है मेरे पास, सर ये आ रहा है अल्फा डीसी इज इक्वल टू बीटा डीसी डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा डीसी। ठीक, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में कभी भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका रिलेशन निकालो यहां पे, तो ये जो रिलेशन निकला है वो है अल्फा डीसी इन टर्म्स ऑफ बीटा डीसी। अगर मैं अपोजिट देखो इसको तो मैं लिखूंगा यहां पे, इसको सॉल्व करके इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखो अल्फा डीसी प्लस अल्फा डीसी बीटा डीसी इज इक्वल टू बीटा डीसी। तो यहां से अपने पास बीटा डीसी का वैल्यू आ रहा है, देख लो बीटा डीसी, इसको मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया अल्फा डीसी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डीसी। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बीटा डीसी एंड अल्फा डीसी। तो दोनों रिलेशन यहां पे सेम है, बस यहां पे बात हो रही है अल्फा डीसी का इन टर्म्स ऑफ बीटा डीसी, और यहां पे बात हो रही है बीटा डीसी का इन टर्म्स ऑफ अल्फा डीसी। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, दोनों के दोनों रिलेशन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सो पूरा डिटेल में आप इसको आराम से नोट कर लो। तो नेक्स्ट डिस्कशन अपना लास्ट डिस्कशन होगा, दैट इज व्हाट, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में मूव करते हैं। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं, कॉमन कलेक्टर, ये देख लो कॉमन कलेक्टर। सो रफ एक आइडिया कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉमन करने वाले हैं कलेक्टर को, तो अपना जो इनपुट जाने वाला है वो इनपुट जाएगा बेस की तरफ, ये देखो ये बेस। उसके बाद अपन आउटपुट लेने वाले यहाँ पे कलेक्टर की तरफ, प्लस माइनस दैट इज वी ई सी एंड दिस इज वी बी सी। ये तो ये इनपुट और ये आउटपुट मेरे पास। ठीक है, ये लिख लो सब आउटपुट यहाँ पे। अगर मैं करंट्स की बात करता हूं तो यहां पे करंट होगा बेस करंट मेरे पास, इनपुट करंट, और ये मेरे पास बात होगी एमीटर करंट के लिए, है ना। चलो एक और फिगर अपन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा दिस वन, ये हो गया मेरे पास सर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सो ये इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। ये यहां पे होने वाला है एमीटर, ये आप ग्राउंड बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख रहे हो बेस प्लस माइनस वी बी सी एंड दिस प्लस माइनस ई सी, प्लस माइनस ये हो गया मेरे पास इनपुट और ये आउटपुट, है ना। इसका अगर अपन ट्रांजिस्टर के फॉर्म में बनाते हैं तो देखो मैंने कैसे किया यहाँ पे कनेक्शन, ये देख लो आप, ये हो गया बेस
और ये कलेक्टर मेरे पास, ये कलेक्टर को मैंने कॉमन किया और आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे आप देखोगे आउटपुट लिया हुआ है। किस साइड लिया मैंने आउटपुट? यहां पे एमीटर की तरफ, ये हो गया आउटपुट। और किसको मैंने कॉमन किया है? कॉमन मैंने यहां पे किया हुआ है कलेक्टर को। ये देख लो कलेक्टर मेरे पास कॉमन है, तो एमीटर और ये कलेक्टर दिस वन, तो प्लस माइनस VBC, ये देख लो, ठीक है। ये एमीटर टर्मिनल, एरो को मैंने ऊपर बनाया हुआ है, एमीटर ऊपर है और मैंने कॉमन यहां पे कर दिया कलेक्टर को, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे अपने पास करंट गेन पढ़ना है, जैसा हम लोग यहां पे लास्ट 2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब डिफाइन करते हैं यहां पे क्या सर? कॉमन कलेक्टर करंट गेन, कॉमन कलेक्टर करंट गेन, ठीक है। सो यहां पे बात हो रही है मेरे पास, इसको हम शो करते हैं अल्फा DC गामा डी सब कुछ हो चुका है। यहां पे अब शो करने वाले हैं कॉमन कलेक्टर करंट गेन को गामा DC से, ठीक है। सो गामा DC की जब मेरे पास बात होती है तो यहां पे ये जब मैं लिखने वाला हूं यहां पे गामा DC, तो ये होता है आउटपुट करंट IE डिवाइड बाय इनपुट करंट IB। दिस इज द रेशियो फॉर कॉमन कलेक्टर करंट गेन गामा DC, ठीक। अगर मैं अपना डिस्कशन आगे लेके जाता हूं तो I की वैल्यू मेरे पास होती है सर IC प्लस IB, यही होती है ना मेरे पास, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देखो यहां पे सर IC, ये हो गया IC प्लस IB डिवाइडेड बाई IB, ठीक। अगर मैं यहां पे मैं बोलूं कि सर IC प्लस IB है ना, IB से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहां पे क्या बच गया सर 1, ये हो गया मेरे पास। तो भाई आप ध्यान दो कि सर आप जानते हो ना क्या कि सर कॉमन एमीटर करंट गेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है IC डिवाइड बाई IB, ठीक। सो ये होता है मेरे पास बीटा DC का IC बाय IB। अब अगर ध्यान से इसको आप लोग देखो तो आपको क्या दिखेगा सर? गामा DC इज इक्वल टू व्हाट? बीटा DC प्लस 1। ये मेरे पास होता है रिलेशन बिटवीन गामा DC एंड बीटा DC, ठीक। अभी आपने प्रीवियस कैलकुलेशन किया था तो आपने बोला था सर बीटा DC की वैल्यू मेरे पास थी 49, इसका मतलब है कि सर गामा DC की वैल्यू क्या है अपने पास? सर 50। ये देख लो, वो कैलकुलेशन से बोल रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है कॉमन कलेक्टर करंट गेन। अब ये रिलेशन अपन निकाल चुके हैं किसके लिए सर? बीटा DC और अल्फा DC के बीच का। चलो एक काम करते हैं, इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और अपन रिलेशन निकालते हैं गामा DC और अल्फा DC के बीच का, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं गामा DC का यहां पे रेशियो होता है IE डिवाइड बाई IB और अल्फा DC का मेरे पास रिलेशन होता है सर IC बाय IE, ये देख लो, ठीक है। सभी आप देख रहे होंगे यहां पे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे गामा DC सर I की वैल्यू होती है सर IC बाय IB डिवाइड बाय व्हाट सर IB, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पे क्या चाहिए सर? गामा DC और अल्फा DC का रिलेशन। तो यहां पे अल्फा DC की वैल्यू है, आप इसे भी यहां से रिमूव कर सकते हो, मतलब अपने को अल्फा DC का रेशियो चाहिए IC बाय IE, ठीक है। सो इस पूरे फॉर्म में आप बेस को यहां से रिमूव कर सकते हो। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से आप लोग देखना यहां पे, मैं इसी को लिख सकता हूं अल्फा DC इज इक्वल टू IE डिवाइड बाई, आपको बेस करंट नहीं चाहिए ना, तो बेस करंट क्या होता है मेरे पास? उस रिलेशन से मैं बेस करंट लिख सकता हूं सर IE माइनस IC, ठीक। सो यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया IE डिवाइड बाई IE डिवाइड बाई, यहां पे मेरे पास है IE डिवाइड बाई IE माइनस IC डिवाइड बाई IE। तो यहां पे आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस व्हाट? अल्फा DC। देखो ये आ गया मेरे पास रिलेशन। तो आपके पास यहां पे बहुत सारे रिलेशंस आ रहे हैं। सबसे पहले जो रिलेशन आया उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास आया था कि सर अल्फा DC की वैल्यू होती है बीटा DC डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा DC। सेकेंड मेरे पास था बीटा DC इज इक्वल टू अल्फा DC डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC। थर्ड नंबर मेरे पास था कि सर गामा DC इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा DC। एंड द फोर्थ रिलेशन अभी अपन निकाले यहां पे कि सर गामा DC इज इक्वल टू
1/1 माइनस अल्फा डीसी। ठीक है, अब आप पूरा यहां पे तीनों कॉन्फ़िगरेशन यहां पे पढ़ चुके हो। अब आप लोग यहां पे मुझे बताओ कि जो मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था जिसमें सबसे पहले अल्फा डीसी की जो वैल्यू आई थी वो थी 0.98। ठीक है, उसके बाद मेरे पास था बीटा डीसी का वैल्यू था 49, उसके बाद गामा डीसी का वैल्यू था मेरे पास सर 50। सो ये पूरे कैलकुलेशन से आपको एक ही कैलकुलेशन में लिया था। क्या कैलकुलेशन था? वो एजम्पशन कि सर बेस करंट है वो 2% ऑफ एमिटर करंट है, और दूसरा आप कलेक्टर करंट मेरे पास है 98% ऑफ एमिटर करंट। ठीक, सो यहां पे आप देखोगे इस पूरे तीनों के वैल्यू से तो आपको एक चीज क्या दिखेगी कि सर अल्फा डीसी, गामा डीसी, बीटा डीसी का आपको एक रेंज, एक ऑर्डर पता चलेगा, और वो ऑर्डर होने वाला है गामा डीसी इज ग्रेटर देन बीटा डीसी इज ग्रेटर देन अल्फा डीसी। ये आप देख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए पूरे फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन आप देखोगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे आने वाला है। और एक और चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि हम लोगों ने जब पढ़ा था बीटा डीसी के बारे में, क्या पढ़ा था सर कि सर IC बाय IB ये होता है ना। तो मैंने एक चीज डिस्कस किया था, अगर मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट आप लोग वेट करो। मैंने एक चीज आपको डिस्कस किया था कॉमन बेस में, क्या सर कि अगर अपन बात करते हैं आइडियली, तो आइडियली यहां पे क्या होगा कि सर बेस करंट की वैल्यू अपन यहां पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ये आपने अगर नेग्लेक्ट किया तब क्या होगा मेरे पास सर अल्फा डीसी का जो होगा वैल्यू 1 होगा। ठीक, अगर मैं बोलूं कि सर आपके पास बीटा डीसी इसका ये होता है रेशियो IC बाय IB, तो आप क्या बोलते हो कि सर IB तो 0 है ना, तो IB का 0 होने का मतलब क्या है कि इसको मैंने आइडियली बीजेटी यहां पे नेग्लेक्ट करके लिया हुआ है, मतलब कि बेस करंट कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जो एमिटर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं कलेक्टर पे विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन इन बेस करंट। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहां पे बीटा डीसी की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ये कब की बात हो रही है? जब मेरे पास यहां पे बीटा जो है वो क्वेश्चन में या तो गिवन नहीं होगा, ठीक है, या फिर अपने पास बेस करंट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक, और ये दोनों केस मैंने यहां पे बात किया हुआ है अल्फा डीसी 1 और बीटा डीसी इंफिनिटी। समझ में आ रही बात यहां पे? उसके बाद अगर आप एक रिलेशन को देख रहे हो बीटा डीसी का, तो भाई आपको पता है ना कि अल्फा डीसी बाय 1 माइनस अल्फा डीसी होता है, तो भाई अल्फा डीसी की वैल्यू तो 1 है ना, इसका मतलब क्या है सर 1/1 माइनस 1, नीचे का पार्ट क्या हुआ 0, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास इंफिनिटी। तो ये तभी मेरे पास पॉसिबल है कब सर, जब मेरे पास बात होने वाली है आइडियल केस के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक हो सकता है गिवन ना हो या गिवन हो। अगर गिवन नहीं है, जहां पे बेस करंट की बात नहीं वो कर रहा है क्वेश्चन में, तो अपन उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन में आगे सिखाते जाऊंगा, आपको ये सब कुछ पता चलते जाएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात एक चीज ध्यान से देखना कि आपने जो इनपुट प्रोवाइड किया आपको आउटपुट में आपको वही मिला या उसका एम्पलीफाइड आपको मिला। जब आपको यहां पे एम्पलीफिकेशन के फॉर्म में मिलेगा, अगर मैं बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर यूज कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा मेरे पास, उस केस में आप देखना कि अल्फा डीसी की वैल्यू 1 है, तो आप बोल सकते हो कि क्या सर कि 1 तो है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि जो IC बाय I हम लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या है सर, एक्चुअली में इसकी वैल्यू 1 हो गई है। इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि सर IC की वैल्यू I के इक्वल हो रही है। जब मेरे पास IC की वैल्यू I के इक्वल हो रही है, तो आप ये बोलने वाले हो कि सर जो इनपुट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटपुट में अपने को मिल रहा है। दूसरा केस, अगर अपन बीटा डीसी को इन्फिनिटी देख रहे हैं, तो जो इनपुट करंट है वही पूरा का पूरा आउटपुट करंट में आने वाला है। ठीक, तो यहां पे आप ये देखने वाले हो कि बेस करंट पे जितना बेस रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा तो बेस करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक, अब बेस करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो इनपुट का जो करंट होगा वो आउटपुट में उतने फॉर्म पे नहीं पहुंचेगा, उसका कुछ 90% पहुंचेगा या 95% पहुंचेगा। सो दैट्स व्हाई अपन बीजेटी को एज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं आपको यहां पे सर, बीजेटी इज रिफर्ड एज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। क्या है मेरे पास, ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। सो ये मेरे पास पूरी बात होती है बीजेटी के लिए। ठीक, सो ये था मेरे पास बीजेटी का जो वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं कि हम
नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई करें। और सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा बीजेटी बायसिंग, जहां पे हम लोग यहाँ पे बीजेटी के डिफरेंट ब्रांच वोल्टेजेस और ब्रांच करंट्स की बात करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, पावर डिसिपेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।